हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। शुरू में आपको देख के भले लग रहा हो कि यार ये सरल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो कि यार ये सरल क्वेश्चन लग रहा है, तो हो सकता है आगे के भी ऐसे ही हो। लेकिन आप जो बीच के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 जो है आपका 7 से लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम हम लोग को लिखना है। तो कूलॉम का नियम यहाँ पर एक तरह से आपसे पूछा है क्या, तो क्या करना है इसमें देख लीजिए। आंसर आप केवल कैसे खत्म करेंगे, तरीका एक तरह से देख लीजिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है इस नियम के अनुसार। कोई भी नियम आ रहा है सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। फिर दो बिंदु आवेशों जैसे कि Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिए दो आवेश रखे होंगे। मान लीजिए ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा Q2 है। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो यहाँ पर फोर्स काम कर रहा होगा, जो F लग रहा होगा इन दोनों बलों के बीच में, ठीक है, सॉरी, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा प्लस कह सकते हो आप लोग, एक माइनस कह सकते हो, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, मेरी R² हो जाएगी। तो वहीं पर यहाँ पर देखिए ये नियम मेरा बन के आया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आया कैसे नियम, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 Q2 के और R² के। ठीक है, मतलब R² के तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ, Q1 Q2 के क्या है हमारा अनुक्रमानुपाती। जैसे कि ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कितनी थी R, तो उसका वर्ग कितना रहेगा R² और व्युत्क्रमानुपाती होता है अपॉन में। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये जो आपको यहाँ पर 1/4πε0 दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है। और यहाँ पर एक और आपको अगर देखिए ध्यान से तो एक चीज़ दिख रही होगी, ये ε0। तो ε0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, देख लीजिए यहाँ पर 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और C²। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से था हमारा पहला कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, देखते हैं हम लोग। ऐसे पदार्थ जिनके परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो कि परावैद्युतांक जो मान होता है वो क्या हो, 1 से ज़्यादा हो या 1 से अधिक हो, उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, जिसका क्या हो, मान 1 से अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग तेल, कांच और मोम आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो आप लोग को केवल 2 लाइन में ख़त्म कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी बार हमारा पूछ रहा है कि समविभव पृष्ठ भैया क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ नाम ही से हमको पता चल रहा है, समविभव मतलब कि समान विभव, मतलब कि इक्वल वोल्टेज हो जिस पृष्ठ पर, वहाँ पर जब मतलब जिस पृष्ठ पर समान वोल्टेज लग रहा हो, समान विभव लग रहा हो, उसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो उसकी डिफिनेशन देख लीजिए कैसे लिखी गई है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, उसे ही हम लोग यहाँ पर समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल लिखा गया है एक तरह से, एक इसका जो होता है वो लिखा गया है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पर एक तरह से छोटा सा नोट पॉइंट आप लोग के लिए लिखा गया ताकि आप लोग इसको समझ लो। मेन जो डिफिनेशन आपको लिखनी है वो यहाँ तक लिखनी है, कहलाता है तक। क्लियर हुआ ये चीज़, समविभव पृष्ठ क्या होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ के नियम लिखिए मतलब इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं करा है कि हमको प्रथम नियम लिखना है या फिर द्वितीय नियम लिखना है। तो हमको यहाँ पर इन्होंने केवल बोला हुआ है कि किरचॉफ के नियम लिखिए। तो हमें पता है कि किरचॉफ के नियम कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि पहला नियम जो मेरा होता है वो होता है संधि का नियम, और दूसरा होता है मेरा बंद पॉज का नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला नियम क्या होता है, संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर, मतलब इस नियम के अनुसार क्या होगा, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, एक सेकंड, इस तरह से हमने क्या करा, एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, एक संधि बना दी हमने। तो यहाँ पर संधि पॉइंट क्या हुआ मेरा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, यहाँ पर ये मेरी संधि हो रही है। संधि मतलब जहाँ पर सभी रेखाएं मिल रही हैं। तो एक रेखा क्या कर रही है, देखिए वैसे मान लीजिए ये I1 आ रही है, I2 आ रही है। ठीक है,
और I3 आ रही है, लेकिन इसी से क्या हो रही है, I4 चली जा रही है और I5 चली जा रही है। तो एक तरह से ये जो संधि आपको यहाँ पर दिख रही है, यहीं पर क्या हो रहा है, समस्त बीज जितनी रेखाएं हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सब यहीं से होकर जा रही हैं। तो यहाँ पर जो होगा, इस पॉइंट पर जो है सभी धाराओं का योग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप लोग बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इन सबको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा I इक्वल टू 0, मतलब समस्त धाराओं का योग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा नियम क्या है, बंद पॉज का नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, लूप का नियम, वोल्टता का नियम, कई नाम है इसके। तो देखिए डिफिनेशन इसकी क्या है कि किसी परिपथ के किसी बंद पॉज में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का योग कितना हो जाता है, हमारा विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर हो जाता है। तो इसकी छोटी सी एक डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई हमारा यहाँ पर सर्किट बना हुआ है इस तरह से, तो उसमें यहाँ पर जैसे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक, जगह 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 इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो जो इसमें धारा बह रही होगी और कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें बैटरी लगी होगी, मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये बैटरी लगी, करंट इसमें कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। तो जो ये धारा बह रही है और रजिस्टेंस है, जो धारा का और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R इंटू आई करेंगे आप, वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, E, मतलब कि जो वोल्टेज इसमें लग रहा होगा। ठीक है, बैटरी लग रही होगी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ नीचे आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब देखिए अगला यहाँ पर भैया क्या पूछा जा रहा है कि दिक्पात कोण क्या होता है। देख लेते हैं लोग दिक्पात कोण क्या होता है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर या भौगोलिक याम्योत्तर के बीच उस न्यून कोण को ही उस स्थान का हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हर अलग अलग स्थान पर क्या होगा, अलग अलग इसका मान होगा, कोई एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, आपको पता होगा पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो हर जगह इसका मान अलग हो सकता है। दिक्पात कोण का मतलब क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना कोण ही हमारा क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। फिर देखिए अगला यहाँ पर है, नमन कोण और या फिर नति कोण को परिभाषित कीजिए। तो नमन कोण और नति कोण देखिए क्या होते हैं। तो पहले हम आप लोग को बता दें, नमन कोण और नति कोण दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, नति कोण भी आपसे पूछ सकता है कहीं कहीं, और आपसे नमन कोण भी कहीं ना कहीं पूछ सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पर। तो देखिए इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी को यहाँ पर नति कोण या फिर नमन कोण बोला जाता है। ये चीज़ दोनों डिफिनेशन आप लोग की क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। उसको देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया कि परावैंगनी तरंगे और एक्स किरणों का एक एक उपयोग लिखना है हमको। तो ठीक है, हमने हेडिंग डाल दी साइड में, पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं लिख देते हैं एक उपयोग। इन तरंगों का उपयोग किसमें करा जाता है, नकली दस्तावेजों या फिर नकली नोटों तथा उंगलियों का पता लगाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं भैया, नकली नोटों का पता लगाने में आपको पता होगा, ऐसे ही हाथ में 500 का नोट आया, सबसे पहले नोट कहाँ आता है, नहीं जेब में नहीं आता है, सबसे पहले जाता है ऊपर आसमान की तरफ, और आसमान की तरफ जाके तिरछी नज़र करके, पता नहीं इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो पट्टी टाइप की होती है वो नीली से बैंगनी होती है कि नहीं होती। तो हम लोग बैंगनी चेक करते हैं ना कि नीली से बैंगनी हुई कि नहीं हुई, तो वही होती हैं वहाँ पर पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, क्योंकि जो पराबैंगनी के तरंगे जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जो सूरज सन होता है आपका, वहाँ से जो निकलती हैं वो किस पे पड़ती हैं, आके आपकी उस पर नोट के ऊपर जो लाइन बनी होती है। ठीक है, तो वो लाइन को नीले से बैंगनी कर देती है। अब आप लोग पूछोगे कि सन मान लीजिए बाहर छत पर थोड़ी ना चेक करेंगे, अगर हम कमरे के अंदर चेक कर रहे हैं वहाँ कहाँ धूप आएगी। तो भैया जो प्रकाश जो भी होता है, प्रकाश में हमारे आस पड़ोस हमेशा पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। नेक्स्ट देखिए इसी में क्या कह रहा है कि एक्स किरणें भैया क्या होती हैं। एक्स किरणें देखिए क्या होता है कि इन तरंगों का उपयोग शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने, फेफड़ों के रोग आदि का पता में किया जाता है। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए यहाँ से कि एक्स किरणों का ये क्या होता है। एक्स किरणें मतलब अगर इसका इंग्लिश नाम हम लोग पढ़ें तो एक्स रे, किरण को क्या बोलते हैं, रे। तो एक्सरे आप लोग को सबको पता होगा यार, क्लास 12th स्टैंडर्ड में हम लोग कि एक्सरे क्या होता है तो सबको पता होगा। कहीं पर हड्डी टूट जाए तो उसका डॉक्टर बोलता है एक्सरे करा के आइए आपको, तो वहीं उसमें ब्लैक ब्लैक सीट पर सब दिख जाता है। ठीक है, पूरा शरीर का मतलब हड्डी ढांचा पूरा दिख जाता है, वही होता है हमारे शरीर में क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको हाथ की उंगलियों का कराना है एक्सरे, तो आप मशीन पे वहाँ पे हाथ रखवाता है आपसे, ऊपर से लाइट टाइप की आती है, लाइट एक तरह से, तो लाइट आपके हाथ पे पड़ती है, वो क्या करती है आपके शरीर के अंदर की संरचना को पूरा नोट कर लेती है। तो वही होता है हमारा एक्सरे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर
और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। 3 चीज़ों पर भी निर्भर करती है, ध्यान सुनिएगा। जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग, तीनों पर डिपेंड करती है किस तरह का हमारे पर जो लाइट आ रही है वो किस कलर की आ रही है। और अपवर्तनांक क्या है जिसमें हमको भेजना है, जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस तरह से पूरा यहाँ पर 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष क्या है। दोष थोड़ा यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है तथा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो भैया देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निवारण कैसे कर सकते हैं हम लोग उसका। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित या फिर ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती भैया। तो निकट दृष्टि दोष जैसे आपके पास आया, समझ लेना कि पास की नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए वो निकट दृष्टि दोष आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। पास की वस्तुएं तो सॉरी एक सेकंड, हम उल्टा बता गए आपको, एक सेकंड। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, पास की वस्तुओं को दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। हम थोड़ा अलग हम सोचे यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है तो वो आप लोग को बता गए हम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, उसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण अगर हम लोग अवतल लेंस लगा दें तो इसका निवारण संभव है। और लगता ही आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग के घर में कोई बुजुर्ग लोग हों, आप उनका चश्मा उठा के देखिए, बुजुर्ग के आप तो बच्चों के भी आप चश्मा उठा के देखिए, किसी जो चश्मा लगाता हो नीचे एक गोल चंद्रमा टाइप का होता है, ऊपर होकर चिकना शीशा होता है। तो ऊपर जो होता है हमारा चिकना वो होता है अवतल लेंस, और नीचे गोल टाइप का आपने देखा होगा अर्ध चंद्रमा तरह का, वो होता है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। आप लोग इस तरह समझ सकते हो, मान लीजिए ये कोई हमने एक सर्किल खींचा, इसके चारों तरफ हमने ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, पहली बात तो ये एक ही दिशा में होता है, ठीक है। अब हमने किसी एक पॉइंट को पकड़ लिया, मान लीजिए इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, इस पर भी हमने गोल कर दिया, फिर यहाँ से भी हमने इसका करा ऐसे ऐसे करके रेसे इसमें से निकाल दिए, फिर हमने इसको पकड़ लिया, यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकाल दिए, ठीक है। फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके निकाल देंगे, सब समझ रहे। फिर ऐसे करके ही क्रम जो होगा हमारा ऐसे फिर करेंगे, फिर ऐसे ही करके चलता रहेगा। तो देखिए वन लाइनर है, बिल्कुल एक दिशा में चल रहा है। हमने ऐसा तो नहीं करा कि यहाँ बनाया हमने ऐसे ऐसे करके, उसका फिर हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ इसको नीचे वाले को पकड़ के फिर नीचे बना दिया, फिर हमने इधर बना दिया। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना चल रहा है, इस तरह से सीधा चल रहा है ना, बिल्कुल। तो एक दिशा में चलता है, ठीक है। और तरंगाग्र क्या होता है, आप ऐसे यही वाला डायग्राम बनाइएगा, आपको नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस बताना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण। तो देख लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है हमारा। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, मतलब एक ही आवृत्ति होगी, एक ही आयाम होगा, क्या हो, एक ही दिशा में चल रही होंगी, ठीक है। एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम और एक ही दिशा में चल रही होंगी, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान सुनिए फिर से एक बार, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग एक ही आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण मतलब जो एक दूसरे के ऊपर वो पढ़ के चलती, मान लीजिए ये आपकी रेखा चल रही है ऐसे, और ये इसकी क्या है, आवृत्ति समान है, और दूसरी एक रेखा चल रही है इसी के ऊपर, उसकी क्या है, आयाम समान है, इस तरह से ऐसे कुछ चल रही है। तो अध्यारोपण पता है कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर अध्यारोपण हो रहा है, जहाँ पर एक ऊपर एक चढ़ जाए, एक हो रहा है आपके इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा अध्यारोपण। फिर अध्यारोपण से बनी परिणाम तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ कब ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ कम हो जाएगी, फिर ऊपर चल के यहाँ कहीं ज़्यादा, फिर नीचे कम। तो इसी को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। तो ये देख लेते हैं हम लोग, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। तो संपोषी भैया होता है जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उनको हम लोग संपोषी, और जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, उनको हम लोग विनाशी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ व्यतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोटोन किसे कहते हैं हम लोग। फोटोन के क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लांक के अनुसार, ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण
सतत रूप से ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का जो सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा उसकी निष्कासित करना या फिर उसको अवशोषित करना, तो क्या होता है, इकट्ठा नहीं होता है, बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और या फिर क्वांटा उसे बोलते हैं। ठीक, क्वांटा भी बोलते हैं और फोटोन भी, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक मतलब ये नाम से पता चला समान स्थान, ठीक है, उसको बोलते हैं समान समस्थानिक। तो ऐसे परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जिसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, परमाणु क्रमांक इसमें समान होता है और परमाणु द्रव्यमान मतलब कि परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 1H1 1H2 1H3, ऊपर के नंबर चेंज हुए लेकिन नीचे के जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ। समभारिक देख लीजिए, समभारिक क्या होता है कि किसी परमाणु के ऐसे तत्व जिनमें इनका क्या होगा, इसमें परमाणु भार बराबर होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए 1H3 2H3, इसमें ऊपर वाले सेम रहेंगे, नीचे वाले चेंज होंगे। क्लियर हुए दोनों? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें आप लोग के लिए तैयार करना है कंटेंट। तो आज की वीडियो को हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल सिद्ध हुए होंगे। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। एक दिख रहा है।